हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न हिस्ट्री सेशंस में। हम लोग आज पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है द फॉल ऑफ औरंगज़ेब। हमने इस चैप्टर को प्रोमिनेंस दिया है क्योंकि कई मॉडर्न हिस्टोरियंस या फिर कंटेम्पररी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि 1707 AD जो कि डेथ ईयर है औरंगज़ेब का, इट इज़ एक्चुअली बिलीव्ड टू बी द एंड ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि औरंगज़ेब था क्या, औरंगज़ेब की वो कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, या फिर औरंगज़ेब के वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स थे जिसकी वजह से रेबेलियन स्टार्ट हुआ। Was it only the religious and intolerance attitude of Aurangzeb towards administration that led to the downfall, or what kind of a ruler was he which paved for the downfall of Mughal Empire and to the rise of mighty Britishers? तो चलिए हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, हिज थर्स्ट टू थ्रोन के सबसे पहले हम जानेंगे कि औरंगज़ेब तख्त तक या फिर थ्रोन तक आया कैसे। ही वॉज अपॉइंटेड वाइसरॉय ऑफ डेक्कन इन 1636 AD। देखिए, जब हम बात करते हैं राजे रजवाड़ों की या बादशाहों की, तो एम्परर एक होता था। एडमिनिस्ट्रेशन भले ही सेंट्रलाइज्ड क्यों ना हो, उसके पार्ट्स जो होते थे वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज होते थे, यानी कि जागीरदार या फिर वतन जागीर दिए जाते थे। तो फिर पूरे कंट्री को जो है सूबा में डिवाइड किया जाता था, जिन्हें प्रोविंसेस भी कहते हैं। तो इन प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोविंसेस होते थे, जैसे कि साउथ में डेक्कन या फिर आगरा या फिर बनारस या फिर बंगाल। तो इस तरीके से वाइसरॉयज दिए जाते थे, वाइस रॉयल्टी दी जाती थी। इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो होते थे वो रॉयल हाउस होल्ड्स को दिए जाते थे, ज़्यादातर प्रिंसेस को दिए जाते थे क्योंकि उन्हें ग्रूम किया जाता था ताकि कल को वो बादशाह बन सकें। तो इसी तरीके के प्रावधान के तहत जो है शाहजहां का बेटा यानी कि इस चैप्टर का हीरो औरंगज़ेब जो है वो डेक्कन का वाइसरॉय बन गया, गवर्नर बन गया। सिंस अर्ली एज रिलीजियन एंड हिस्ट्री फैसिनेटेड हिम। एक छोटी सी उम्र से ही, जो कि और कई हिस्टोरियंस का मानना है कि फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ 14 ईयर्स इटसेल्फ औरंगज़ेब हैड एन एक्सपर्टीज ओवर रिलीजियन। वो ज़्यादातर जो है इस्लामिक स्कॉलर्स या सूफियों के साथ उसका चलन ज़्यादा था। तो वो रिलीजियन जो है एक बहुत ही इनग्रेंड किया गया था औरंगज़ेब की पर्सनैलिटी में विद एन अर्ली एज। हिस्ट्री ऑल्सो फैसिनेटेड हिम अ लॉट। बचपन से ही या फिर बहुत ही यंग एज से ही औरंगज़ेब जो था वो बहुत ही फैसिनेटेड था इतिहास से। वो बेहतर जानता था कि हिंदुस्तान और देश भर या फिर दुनिया भर में वो कौन से महान एम्परर्स थे और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरीज किस तरीके से थे और वो किस तरीके से काम करते थे। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद हिस्ट्री। इन 1636 ब्रॉट द निज़ाम शाही डायनेस्टी टू एन एंड। अभी हमने देखा कि 1636 AD में औरंगज़ेब को जो है वो डेक्कन का वाइसरॉय बनाया गया, और वाइसरॉय बनते ही निज़ाम शाही डायनेस्टी जो कि दक्कन में दबदबा चला रही थी, ही ब्रॉट देम डाउन एंड ही सबड्यूडेड द एंटायर एरिया टू द मुगल सुजारनिटी। तो देखिए हाउ माइटी ही वॉज दैट एट वेरी अर्ली एज ऑफ 16 years itself he has won the war. Had a conflicted relationship with his father शाहजहां गिवन हिज क्लोजनेस टू दारा शिको। दरअसल शाहजहां के जो थे वो 4 बच्चे थे। हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे कि वो कौन थे और उनके बीच वॉर ऑफ सक्सेशन किस तरीके से हुआ, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जाने कि हिज रिलेशनशिप्स विथ हिज फादर वॉज नॉट गुड और वॉज नॉट कॉर्डियल टू सच एन एक्सटेंट बिकॉज गिवन टू द क्लोजनेस विच शाहजहां शेयर्ड विथ हिज एल्डेस्ट सन दारा शिको। प्रूविंग हिमसेल्फ वर्दी ही डिड नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। हमने देखा कि डेक्कन के वाइसरॉय या फिर गवर्नर बन चुके थे औरंगज़ेब, तो उन्होंने ऐसा कोई भी काम या फिर ऐसा कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा प्रूव करने के लिए कि ही वॉज वर्दी ऑफ द माइटी मुगल थ्रोन। लेकिन फिर भी शाहजहां जो थे वो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को जो है वो मोहब्बत ज़्यादा करते थे, वो उन्हें अपना सक्सेसर की तरह देखते थे। हिज फादर्स कॉन्स्टेंट लव फॉर दारा शिकोह लेफ्ट हिम मिजरेबल। कि भाई इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, खुद को इतना मैं प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोकल रिवोल्ट्स आते थे या फिर जितने भी डिप्लोमेटिक इश्यूज आते थे, चाहे वो राजपूत्स के साथ हो या फिर और भी अलग एहोम्स का हम रेवोल्यूशन की बात भी सुनते हैं, तो ऐसे कई रेवोल्यूशंस को जो है सप्रेस करने में औरंगज़ेब बहुत सक्सेसफुल थे। यू नो, ही वॉज समवेयर ट्राइंग टू हेल्प आउट हिज डैड इन वॉचिंग आउट द एम्पायर इन रिटर्न फॉर हिज लव। Rejection of his proposal by Shah Jahan to resolve conflict by Golconda, the Qutub Shahis and Bijapur, the Adil Shahis left him depressed. अभी हमने देखा कि
किस तरीके से डेक्कन में आते ही निज़ाम शाही डायनेस्टी को एक एंड दिया औरंगज़ेब ने। लेकिन औरंगज़ेब ने जो है गोलकोंडा यानी कि आज का जो हैदराबाद का एरिया है वो गोलकोंडा किंगडम हुआ करता था, कुतुब शाही डायनेस्टी वहाँ पर होती थी। तो शाहजहां के लिए औरंगज़ेब ने ये रिकमेंड किया कि वाई नॉट वी सबड्यू या फिर और वाई नॉट वी रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट विद कुतुब शाहीज एज वेल एज आदिल शाहीज, यानी कि आज का मेजॉरिटी कर्नाटक का जो एरिया आप देखते हैं, चाहे वो बीजापुर हो या फिर गुलबर्गा, बीदर जैसे एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर आदिल शाही डायनेस्टीज थी। तो औरंगज़ेब wanted his father not just to sit and speak but to totally resolve the conflict and bring these two kingdoms to an end. Why don't we take them in our suzerainty? Why don't we end कुतुब शाहीज as well as आदिल शाहीज? तो शाहजहां इसके खिलाफ थे, क्योंकि शाहजहां एक बहुत ही टॉलरेंट आदमी थे। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से आगे बढ़ना चाहते थे, ना कि वॉर एंड बैटल। So this left the relation between Aurangzeb and Shahjahan to still more depressed view. Let us know how the war of succession took place between the four sons of Shah Jahan. The four sons of Shah Jahan all held governorship during his father's reign. अभी हमने देखा कि as part of their grooming प्रिंसेस या फिर जो प्रिंस होते थे, युवराज जिन्हें कहते हैं, उन्हें गवर्नरशिप दी जाती थी अलग अलग सूबे या प्रोविंसेस की। जैसा हमने देखा औरंगज़ेब वॉज गिवन द गवर्नरशिप ऑफ डेक्कन, उसी तरीके से जो है दारा शिकोह को दिया गया था आगरा का एरिया। तो इस तरीके से पूरे 4 बेटों को जो है 4 रीजन्स दिए गए थे। तो दे वर ऑलरेडी गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस अंडर मुगल एम्पायर। द एम्परर फेवर्ड द एल्डेस्ट दारा शिकोह। अभी हमने देखा कि द रीज़न फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन औरंगज़ेब एंड हिज फादर वॉज हिज लव टुवर्ड्स हिज एल्डेस्ट सन दारा शिकोह। समवेयर औरंगज़ेब वॉज नॉट हैप्पी दैट हिज फादर वॉज चूजिंग और हिज फादर वॉज फेवरिंग दारा शिकोह फॉर द एम्परर पोजिशन। देयर वॉज नो मुगल ट्रेडिशन ऑफ प्रीमोजिनेचर, यानी कि जब हम देखते हैं कि जब कोई राजा मर जाता है, अगर उसके 4 बेटे हैं तो सबसे बड़ा एल्डेस्ट बेटा जो होता है उसे बादशाह घोषित किया जाता था। इसे ट्रेडिशन ऑफ प्रीमोजिनेचर कहते हैं। लेकिन मुगल ट्रेडिशन में ये नहीं था, यानी कि द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग दीज 4 सन्स वुड कम टू द थ्रोन। ऐसा नहीं होता था कि बाप के मरने के बाद उनके सबसे बड़े एल्डेस्ट बेटे को थ्रोन दिया जाता था। तो दिस वॉज समथिंग अ कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट वेयर औरंगज़ेब वॉज ट्राइंग टू लुक आउट फॉर द थ्रोन। तो जैसा कि हमने देखा कि 4 बेटों में 4 प्रोविंसेस बांट दिए गए थे, लेकिन द मोस्ट फेवरेबल वॉज दारा शिकोह। सो दिस वॉज नॉट गोइंग गुड विद औरंगज़ेब। And above all, there was no tradition of primogeniture. So this was what made Aurangzeb to look out for the throne. Ill health and rumors of death of Shah Jahan left the scope for war of succession. अभी शाहजहां जो थे वो जिंदा थे लेकिन बीमार थे, तभी जो है उनके 4 बेटों के बीच वॉर हो गया सक्सेशन का। तो आइए देखते हैं कि वो वॉर किस तरीके का था। तो जैसा कि हमने देखा कि 4 बेटे थे औरंगज़ेब के। द एल्डेस्ट वन वॉज दारा शिकोह, तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो ही वॉज द सेकेंड वन शाह शुजा। द थर्ड वन वॉज एक्चुअली औरंगज़ेब वॉज द थर्ड सन एंड मुराद बख्श वॉज द 4th सन। तो इन चारों के बीच जो है वॉर ब्रोक आउट हुआ। कहीं ना कहीं औरंगज़ेब को सपोर्ट मिला मुराद बख्श का। So both of them made an army, both of them helped each other and they fought against Shah Shuja and Dara Shikoh. Both got killed. दरअसल दारा शिकोह को जो है वो अरेस्ट किया गया था एंड लेटर ही वॉज एक्सिक्यूटेड। लेकिन जब इन दोनों की टीम आगरा तक पहुंच गई, वहां उन्होंने देखा कि अगेन देयर इज अ चांस कि कहीं मुराद बख्श या फिर औरंगज़ेब, इन दोनों में से कौन होगा द मोस्ट पावरफुल फॉर द थ्रोन। तो कहीं ना कहीं औरंगज़ेब यूज्ड ट्रेचरी and he got Murad Baksh killed. He defeated Murad Baksh and he got him executed. So this is how the war of succession broke out and Aurangzeb came out with flying colors. The mighty Aurangzeb, 3 भाइयों को हराने के या फिर उन्हें मार देने के बाद the Aurangzeb now becomes Alamgir. 31st July 1658 AD, Aurangzeb becomes Alamgir. He takes the title of Alamgir. Alamgir का माना the one who conquers universe. ठीक है, तो अपने 3 भाइयों को एग्जीक्यूट या फिर हराने के बाद आलमगीर औरंगज़ेब जो है वो तख्त पर विराजमान होते हैं। ही इनिशियली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस बाय हिज प्रेडिसेसर्स। जब वो आए इनिशियली 1658 में, हालांकि हिस्टोरियंस का कहना यह भी है कि इनिशियल 22 ईयर्स ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट पर्सन। उनके पूरे जो रिलेशनशिप्स थे, चाहे राजपूत के साथ, मराठास के साथ, सतनामीस या सिख्स के साथ, वो बहुत ही अच्छे थे। ही वॉज यूजिंग अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एज हिज प्रेडिसेसर्स डिड।
जैसा कि हम देख सकते हैं कि चाहे वो शाहजहां हो, जहांगीर हो या अकबर या फिर बाबर भी क्यों ना हो, दे ऑल यूज्ड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स हिज काउंटर पार्ट्स। तो इसी की वजह से जो था वो मुगल सुजारनिटी, राजपूत, मराठास या फिर जो जितने भी लोकल राजा महाराजा थे उन्होंने एक्सेप्ट किए फॉर वन रीजन दैट मुगल्स वर टॉलरेंट टुवर्ड्स देयर रिलीजन एंड टुवर्ड्स देयर कल्चर। His imperial bureaucracy employed significantly more Hindus than that of his predecessors। कई लोगों का तो मानना ये भी है कि नियरली 32% जो है ज़्यादा हिंदूज थे इनके एम्प्लॉयमेंट में, हाई ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स में, व्हेन कंपेयर्ड विद हिज प्रेडिसेसर्स। यानी कि औरंगजेब एम्प्लॉयड मोर हिंदूज इन हिज कोर्ट दैन हिज प्रेडिसेसर्स। His increasing employment of Hindu and Shia Muslims was deemed controversial at that time। बिल्कुल he was a Sunni Muslim, तो कहीं ना कहीं शिया मुस्लिम्स को भी सपोर्ट करना इट वॉज डीम्ड कॉन्ट्रोवर्शियल। और एम्प्लॉयमेंट और हिंदूज का जो खासकर जो राजपूत होते थे उनका एम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ गया था हाई ऑफिशियल्स में। ही इंसिस्टेड ऑन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी रादर देन रिलीजियन। तो ये एक ऐसे बादशाह थे जो भरोसा करते थे कि एम्प्लॉयमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी, के उसके पर्सनल मेरिट पर होना चाहिए, ना कि उसके रिलीजन पर। अंडर औरंगजेब्स रीन हिंदूज रोज टू रिप्रेजेंट 31.6% ऑफ मुगल नोबिलिटी, द हाईएस्ट इन मुगल एरा। अभी हमने जो बात की कि नियरली 32% जो है वो ज़्यादा हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स थे मुगल कोर्ट में व्हेन इट कम्स टू द रीन ऑफ औरंगजेब। Empires tend to fall when they stretch beyond। तो what was the main issue which happened or which went wrong with औरंगजेब? आखिर वो रीजंस क्या थे जिसके लिए मुगल एम्पायर जो था वो एंड पर आ गया या फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया? By 1660s, Aurangzeb became second only to Ashoka in conquering entire subcontinent। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन यानी कि हिंदू कुश माउंटेन से लेकर या मद्रास से पौंडीचेरी तक के पूरे एरिया को मुगल सुजारनिटी में लाया था औरंगजेब ने। यहाँ पर जो है उन्होंने डेक्कन में गोलकोंडा या फिर कुतुब शाहीस को उन्होंने हराया हुआ था, यहाँ पर आदिल शाहीस को भी उन्होंने हराकर इस पूरे एरिया को जो है मुगल सुजारनिटी में सबड्यू कर दिया था। तो एक्सेप्ट फॉर अशोका, औरंगजेब इज़ द ओनली सेकेंड ओनली रूलर टू हैव कॉन्क्वर्ड द एंटायर सब इंडियन कॉन्टिनेंट। तो देखिए दिस वाज वन ऑफ द मेन रीज़न वाज आल्सो फॉर हिज डाउनफॉल, क्योंकि आप यहाँ पर बादशाह आगरा में है, ही इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड समवेयर इट इज़ बियॉन्ड हिज रीच, क्योंकि हर जगह पर आप अपने वर्ती गवर्नर्स को भेजें, देखिए कितने दूर तक जो है वो किंगडम स्ट्रेच हो गया है। तो कहीं ना कहीं इट वाज प्रॉब्लमैटिक के एक ही आदमी यहाँ पर से सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस चला रहा है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी चला रहा है। ही शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर द ट्रेचरी इन द कोर्ट, ही शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर एनी फॉरेन इन्वेजन्स। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटेंडिंग टू मच और फिर बियॉन्ड इंडिविजुअल्स कंट्रोल वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डाउनफॉल। After 22 years of his reign, he endeavored to make Islam a dominant force in reign। तो हमने जैसा कि देखा कि पहले 22 ईयर्स बहुत ही टॉलरेंट थे, लेकिन 22 ईयर्स के बाद जो है ही समवेयर स्टार्टेड कि इस्लाम शुड बी मेड अ डोमिनेंट रिलीजन अंडर हिज रीन, अंडर हिज एम्पररशिप। These efforts brought him into conflict with the forces that were opposed to his revival। जाहिर सी बात थी। He imposed जिजिया। दरअसल जिजिया जो है वो इस्लामिक शरीयत में एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता है, जैसे कि हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स एक्सेट्रा पर। दरअसल ये एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं स्टेट को फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो ये इम्पोज करना कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उनके प्रेडिसेसर्स में किसी ने भी जिजिया को है इम्पोज नहीं किया था। हालांकि अकबर ने इसे अबॉलिश भी करवाया था और फिर शाहजहां, जहांगीर और बाबर ने भी इसे कहीं ना कहीं बीच में अबॉलिश किया था बिकॉज इट वॉज कंट्रोवर्शियल। हिज अग्रेसिव पॉलिसी ऑन टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। तो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ही हैज़ डिस्ट्रॉयड बोथ टेम्पल्स एज वेल एज मॉस्क्स। उन्हें जहाँ कहीं भी डाउट आता था कि देर वॉज रेबेलियन और देर वॉज अ थ्रेट अगेंस्ट किंगडम, ही यूज्ड टू ऑर्डर और ही यूज्ड टू give instructions for destruction of those temples and mosques। तो this was again controversial। execution of opponents। तो जितने भी लोग इनके खिलाफ रेबल करते थे या फिर जितने भी लोग इनके खिलाफ उंगलियां उठाते थे, लिटरली ही यूज्ड टू क्रश देम। सो दिस वॉज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, क्योंकि देखिए डिसेंट देना अलग बात है और फिर आप उस डिसेंट को बीइंग अ रूलर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इट। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना कि भाई somebody is pointing against me and it will lower my respect or credibility would literally go against rulership or emperorship। तो कहीं ना कहीं this was what went wrong।
So unlike his predecessors, Aurangzeb bitterly failed in becoming a benevolent emperor. Rather than he went on to become a dictator. The fall, how did the fall of Aurangzeb the mighty Alamgir actually began? सतनामी ऑपोजिशन, दरअसल सतनामीज जो थे वो पेजेंटरी ग्रुप से या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट थे। आज के ज़माने का जो मध्य प्रदेश का आप एरिया देखते हैं तो ये सतनामीज वहाँ के रहने वाले थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से रेबेलियन स्टार्ट हो गया, तो रिवोल्ट वहाँ से स्टार्ट हो गया गिवन टू द अग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। हमने अभी देखा कि जिजिया इम्पोज किया जा रहा था और कहीं ना कहीं क्रॉप्स पर भी जो है टैक्स बढ़ाए गए थे, because as we have seen that the empire has stretched beyond the control or beyond the limits। तो इतने पूरे ब्यूरोक्रेसी को, इतने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी को चलाने के लिए इंक्रीज्ड टैक्सेस वर नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं सतनामीज जो है वो देख रहे थे कि औरंगजेब वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन एंड देयर ऑक्यूपेशनल लाइफ। सिख्स ऑपोजिशन, कहीं ना कहीं सिखों में भी जो था वो ऑपोजिशन बढ़ रहा था। हम जानते हैं कि सिखों के गुरु थे गुरु तेज बहादुर। तो ही वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द मुगल एम्पायर या फिर मुगल पॉलिसी ऑफ फोर्सफुल कन्वर्शन ऑफ सिख्स इनटू मुस्लिम्स। दरअसल होता यह था कि मुगल नोबिलिटी जो पंजाब के एरिया में इस वक्त होती थी वो कहीं ना कहीं सिख्स को इन्फ्लुएंस करती थी, उन्हें फोर्सफुली मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करती थी। तो गुरु तेज बहादुर उसके खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं सिख्स का अपोजिशन भी इसके खिलाफ था और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुगल सुजारनेटी या फिर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ था, क्योंकि देखिए बादशाह के हाथ में इमेंसिव पावर्स होते हैं, अगर वो चाहते तो इस तरीके के फोर्सफुल कन्वर्शंस को स्टॉप कर सकते थे। लेकिन दरअसल बादशाह औरंगजेब ने, जैसा कि अभी हमने देखा कि ही फॉलोड अ रूथलेस पॉलिसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग हिज ओपोनेंट्स, तो उसी तरीके से उन्होंने सिख के गुरु तेज बहादुर को जो है वो एग्जीक्यूट करवाया। तो कहीं ना कहीं दिस वॉज ऑल्सो अ मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब, दैट देयर वर अ बिटर अपोजिशन फ्रॉम सिख कम्युनिटी फॉर औरंगजेब एंड मुगल एम्पायर। पश्तून ऑपोजिशन, तो दरअसल पश्तून जो है वो एक ट्राइब थे मुसलमानों में या फिर इस्लामिक कम्युनिटी में। तो देयर वर ऑल्सो अपोजिशन फ्रॉम पश्तून। कहीं ना कहीं औरंगजेब को जो है वो खासकर जो अफगानी पश्तून्स होते थे उनके तरफ से इन्वेजन का भी थ्रेट होता था और कई बार नोबिलिटी में भी राजपूतों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने पर पश्तून अपोजिशन रेबल करता था या फिर रिवोल्ट करता था औरंगजेब के खिलाफ। मराठा अपोजिशन, जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, दरअसल यहाँ पर छत्रपति शिवाजी हैं हु वॉज अपोजिंग आलमगीर और यहाँ पर बादशाह औरंगजेब बैठे हुए हैं। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शाहजी भोंसले, उनके बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे मुगल एम्पायर से। हालांकि शाहजहां और जहांगीर के वक्त शाहजी भोंसले जी जो थे वो पुणे जागीरदार के जागीरदार थे, यानी कि वहाँ का जो एरिया था दक्कन में पुणे का, उन्हें शाहजी महाराज यानी कि छत्रपति शिवाजी के शाहजी भोंसले जो थे छत्रपति शिवाजी के पिताजी, उन्हें वहाँ की जागीरदारी दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज को जो है ऐलान कर दिया, कहा कि हिंदुस्तान शुड बी रूल्ड बाई हिंदूज ओनली, तो कहीं ना कहीं एक अपोजिशन मराठास का भी एरप्ट हो गया या फिर एक रेबेलियन स्टार्ट हो गया मराठास में औरंगजेब और मुगल एम्पायर को लेकर। राजपूत अपोजिशन, अभी हमने देखा कि कहीं ना कहीं सिखों में फोर्सफुल कन्वर्शंस हो रहे थे और राजपूत को जो है नोबिलिटी में भी अच्छे खासे पोजीशंस मिल रहे थे। हमने देखा कि 30% मोर हिंदूज वर एम्प्लॉयड, तो कहीं ना कहीं दिस वाज आल्सो अ कॉज फॉर बिटर राइवलरी बिटवीन राजपूत। तो राजपूतों में जितने भी कॉन्फिडरीज थे जो अजमेर या फिर मेवाड़ मारवाड़ या फिर उदयपुर या जितने भी अलग अलग जो छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनके बीच कहीं ना कहीं इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो इस तरीके से राजपूतों का ऑपोजिशन भी बहुत बढ़ गया मुगल को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि दिस वाज अ थ्रेट अगेंस्ट देयर रिलीजन एंड देयर फ्रीडम या फिर वतन जागीर जो जिए जाते थे मुगलों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं दे फील्ड दैट देयर वाज अ थ्रेटन टू दिस। तो इस तरीके से द डाउनफॉल ऑफ मुगल एज वेल एज औरंगजेब हैड जस्ट बिगन। His critics argue that his ruthlessness and religious bigotry made him unsuitable to rule the mixed population of his empire। हमने अभी जो देखा कि हिंदुस्तान को रूल किया गया मुगल्स सिंस द टाइम्स ऑफ बाबर, यानी कि 1527 AD जब पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई, तो वहाँ से लेकर जो है 1660s तक या फिर इवन 1707 AD जब औरंगजेब की मौत हुई, वहाँ तक भी जो है हिंदुस्तान कहीं ना कहीं वॉज स्ट्रगलिंग विथ फॉरेन रूल नो डाउट, बट नोवेयर मुगल एम्पायर या फिर मुगल एम्परर्स who were predecessors to औरंगजेब made Indians felt in that way, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर का जो नेचर था वो सेक्युलर था।
वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था कि यू आर फ्री टू फॉलो योर ओन रिलीजन, लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब वॉज गोइंग अगेंस्ट दिस सेक्युलर नेचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कई हिस्टोरियंस का या फिर कई उसके जो क्रिटिक्स थे उनका यही आर्ग्यूमेंट था कि भाई इट वॉज हिज रिलीजियस बिगटरी विच मेड हिम टू डाउनफॉल। He died at his military camp in Bhimnagar near Ahmednagar on 20th February 1707 at the age of 89. तो literally 89 years of age he died और उन्हें औरंगाबाद, जो कि आज का औरंगाबाद है, जो कि उस वक्त का कुल्दाबाद था या फिर दौलताबाद था, वहाँ पर उन्हें दफन किया गया। So this is where you can find, this is his mausoleum actually, this is his grave. He had only 300 rupees with him which were later given to charity as per his instructions. तो जब मुगल बादशाह या फिर आलमगीर द कॉन्करर ऑफ यूनिवर्स जब मर गया, ही हैड ओनली 300 रुपीज विथ हिम एंड इट वाज आल्सो गिवन टू चैरिटी एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस। ही प्रायर टू हिज डेथ रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन हिज फ्यूनरल बट टू कीप इट सिंपल। हम देखते हैं कि बाबर को जो दरअसल जो है वो मुगल गार्डन अफगान या फिर बाबर गार्डन अफगानिस्तान में दफन किया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर को जो है वो फतेहपुर सिकरी में दफन किया गया है, शाहजहां आगरा में है। तो इस तरीके से, और जहांगीर का मौसोलियम पाकिस्तान में है। तो औरंगजेब वॉज अगेंस्ट दैट, वो नहीं चाहता था कि उसके कब्र पर कोई मौसोलियम बनाया जाए, बड़े बड़े डूम्स बनाए जाए। तो ही वॉज अ मैन ऑफ सिंप्लिसिटी, सो ही वांटेड हिज बरियल टू बी वेरी सिंपल। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दरअसल एक ओपन ग्रेव जिसे कहते हैं, यानी कि या फिर ओपन एयर ग्रेव जिसे कहते हैं, विच हैज़ नो मौसोलियम ओवर द टॉप। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से औरंगजेब को दफनाया गया। द टर्बुलेंस बिगिन, तो इमीडिएटली जब मुग़ल बादशाह या फिर आलमगीर की मौत हो गई 1707 AD, तो किस तरीके से मामला बिगड़ गया। डाइड टू होल्ड हैविंग आउटलिव्ड मेनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो मुग़ल बादशाह औरंगजेब के बहुत से बच्चे थे और ही ruled nearly for 50 years. His rule was for nearly 50 years and he himself was 89 when he died. A string of weak emperors, war of successions and coups by noblemen heralded the irrevocable weakening of Mughal power. कहीं ना कहीं weak emperors, जो जिस तरीके से आयरन हैंड के या फिर आयरन फिस्ट के साथ आलमगीर ने मुग़ल एम्पायर को चलाया था, उस तरीके से आयरन फिस्ट के साथ चलाने वाले कोई भी एम्पायर्स औरंगजेब के बाद नहीं आए उस लीनिएज में। देयर वर ऑल्सो वॉर ऑफ सक्सेशंस, अभी हमने देखा कि ही आउटलिव्ड मेनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो मुग़ल में जो है वो प्रीमोजिनेचर का ट्रेडिशन भी नहीं था, तो वॉर ऑफ सक्सेशंस ब्रोक आउट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड कूप्स बाय नोबलमैन। हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो थे एरप्ट हुए आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो देयर वर मेनी कूप्स बाय नोबलमैन हु यूज्ड टू वर्क इन हिज कोर्ट, heralded the irrevocable weakening of Mughal power. Both because of Aurangzeb's overextension and Bahadur Shah's weak military and leadership qualities entered a period of terminal decline. अभी हमने देखा कि देर वॉज अ स्ट्रिंग ऑफ वीक एम्पायर्स, तो बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद उनके सबसे बड़े एल्डेस्ट सन बहादुर शाह द फर्स्ट took over. He himself was 63 years when he became the emperor. तो बादशाह ही खुद बूढ़े थे, तो what will he rule the empire with an iron fist? तो कहीं ना कहीं बहुत औरंगजेब के ओवर एक्सटेंशन पॉलिसीज भी, अभी हमने देखा कि नेक्स्ट टू अशोका ही वॉज द ओनली सेकेंड एम्पायर टू कॉन्कर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Many Indian historians consider his death year 1707 as the one which marks the end of medieval Indian history and start of modern Indian history when classifying Indian history. हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा कि the reason why we are studying Aurangzeb to such a detailed extent is because he is a very crucial personality for the change of history. 1707 marks his death as well as it marks the death of or फिर the end of medieval Indian history. And it starts a begin or it gives a reason for the beginning of modern Indian history. This is because of the start of decline of Mughal Empire and the start of domination of European powers in India. तो कहीं ना कहीं औरंगज़ेब जो था वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इट वॉज डाउनफॉल ऑफ औरंगज़ेब विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड इट वॉज डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर विच लेड टू द डोमिनेंस ऑफ यूरोपियंस। तो ये था पहला चैप्टर, द फॉल ऑफ औरंगज़ेब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।